आसन में पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए हों, एड़ियों में थोड़ा सा फासला हो, उस स्थान पर बैठें। ऐसे बैठने से रीढ़ स्वतः ही सीधी हो जाती है। लगभग अगर जिनकी नहीं है वे इसको रीढ़ को सीधा कर लें। दोनों हथेलियां घुटनों पर, हाथ की उंगली अंगूठा मिले रहें। ऊष्ट आसन एक ऐसा आसन है जिसमें कि हमने अमूमन देखा है कि हमारा हमें आगे झुकना ज्यादा पड़ता है, और ऊष्ट आसन में हमें पीछे झुकना पड़ता है। तो ये आगे झुकने वाले आसनों के लिए, या अमूमन जैसे कोई अ, आजकल लैपटॉप पर बैठ के काम करते हैं तो आगे रीढ़ का झुकाव हो जाता है, तो ये उसका एक उपासन है। इसमें रीढ़ के तीनों अंग प्रभाव में आते हैं। सर्वाइकल मतलब गर्दन का भाग, डोर्सल कमर का, और नीचे लंबर पोर्शन नीचे का हिस्सा। इसके तीनों हिस्सों के प्रभावित होने से रीढ़ लचीली बनती है। और जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं तो हमारा एक ये बहुत विशेष आसन है जिसमें विशेष रूप से हमारे जंघाओं की मांसपेशियां जो हैं, थाइस की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वह प्रभाव में आते हैं। और पीछे झुकने पर हमारे फेफड़ों का फैलाव बढ़ जाता है। उनका फैलाव बढ़ने से हमें जो वायु ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाती है फेफड़ों की, और धीरे धीरे उनके श्वास रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। इसमें हमारे पेट के अंग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। पेल्विक रीजन में जो जीवनदायी अंग हैं, महिलाओं के प्रजनन अंग हैं, प्रजनन अंग प्रभाव में आने से मासिक धर्म की अनियमितताएं दूर होती हैं। इससे हृदय भी पुष्ट होता है और उसके रोग ठीक होते हैं। तो आओ इसका अभ्यास करते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला कर लें, और पीछे से पैर भी घुटनों जितने खोल लें। जितने घुटनों में फासला है उतने ही पैरों में आप घूम कर पीछे देख लीजिए। यहाँ अगर किसी के पैर अंदर की तरफ गए हुए हैं पंजे, तो कोशिश करें कि वह सीधे रहें, अंदर की ओर पंजे ना हो। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखें कि अंगूठे रीढ़ पर स्थित हो जाएं और चारों उंगलियां आगे की ओर हों। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना आरंभ करें। हाथ कमर से न हटाएं। श्वास को सामान्य कर लें, और अब प्रभावित हिस्सों पर ध्यान लेकर जाएं, जैसे कि जंघा की मांसपेशियां, थाइस मसल्स पे लेकर जाएं। पेड़ू के यानी पेल्विक रीजन पर देखिए कि पेट के उस हिस्से पर कितना खिंचाव आ गया है। उस खिंचाव के आने से हमारे अंदर के अंग स्वस्थ हो रहे हैं। अपनी फेफड़ों की स्थिति को देखिए। जिनकी कमर पूर्णतः झुक गई है, वह दोनों हथेलियां एक साथ पांव के तलवों पर रखें। बहुत बढ़िया। उषा अग्रवाल जी ने एड़ियों के ऊपर उंगलियां रखी हुई हैं। इसमें हथेलियों का ऊपर का हिस्सा जो है वह एड़ी पर आना चाहिए, और हाथ की उंगलियां जो हैं वह पैर की उंगलियों की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि पूरी हथेली जो है पैर के तलवे पर आ जाए। प्रीति जी के भी ऐसे ही हैं, उन्होंने एड़ियों पर अपनी हथेलियां टिकाई हुई हैं। तो धीरे धीरे आप इनका अभ्यास जब करेंगे तो आपकी हथेलियां जो हैं
वो पैर के तलवों पर आ जाएंगी। श्वास को सामान्य करें। उषा अग्रवाल जी ने वापिस आते हुए पहले लेफ्ट बाजू हटाई है, फिर राइट हटाई है। ये चर्चा करेंगे हम। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापिस आ जाएं। वापिस आने में आप में से कुछ ने कमर पर फिर से हाथ रखे हैं। और अब कैमरे की तरफ आप सभी हो जाएं। अपना कैमरे की तरफ अपना आपको घुमा लें। इस आसन में थोड़ा सा हम जहाँ ये न्यूनता देखी गई है उसका जिक्र कर लेते हैं, सो दैट कि आगे से आप उसको ठीक कर पाए। जैसे अभी मैंने बीच में बोला था कि उषा अग्रवाल जी जो हैं, उनका पहले वापसी में आते हुए लेफ्ट हैंड उठा और फिर राइट। तो जिस प्रकार ये निर्देश दिया गया था कि दोनों हथेलियां एक साथ पांव के तलवों पर रखें, तो जब वापस आना है तो दोनों हथेलियां एक साथ ही आए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हथेलियों को पैर के तलवों पर स्पर्श करते हुए वापस आ जाएं। मतलब पैरों के तलवे से थोड़ा सा हथेलियों को सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जब आप पीछे को झुके थे तो रीढ़ एकदम से सीधी पीछे को और झुक रही थी, मुड़ रही थी। वापसी में जब आपने दायां या बायां, राइट या लेफ्ट आर्म पहले उठाया, कोई भी एक, तो रीढ़ का झुकाव उस तरफ हो गया और फिर दूसरी तरफ हो गया। तो ये कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस करके दोनों हथेलियों को एक साथ वापस लाना है और वज्रासन में आ जाना है। दोबारा कमर पर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। कमर पर हाथ हम इस करके रखते हैं कि हमें पीछे को झुकना है, अंगूठों से हमें सपोर्ट मिल जाए। ऊष्ट आसन की पूर्ण स्थिति वही है कि हथेलियां पैर के तलवों पर। तो वापसी में इस करके कमर पर हाथ रखने का कोई लाभ नहीं है। अब यहाँ एक जो शुरू में बोला था कि हाथ की उंगलियां उठे मिले रहें, जब वज्रासन बिठाया था, हमारे जिन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, वह पांचों तत्व कोई ना कोई हमारी उंगली या अंगूठा उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, उसके साथ वाली वायु तत्व है, और फिर ये बड़ी उंगली जो है आकाश तत्व है, फिर ये पृथ्वी, और फिर आखिर में ये जल तत्व है। जब ये उंगलियां आपस में मिली रहती हैं इस प्रकार, तो हमारे पांचों तत्व मिलने के कारण हमारे शरीर की शक्ति बनी रहती है, जो कि अभ्यास के दौरान बहुत आवश्यक है। बीच में मैं शेयर करूं कि इस समय हम 34 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से मात्र 20 के कैमरे खुले हुए हैं। 20 के हैं। अगर बाकी जो रहते हैं वो भी कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, जैसे कोई वैसी बात नहीं है। तो ऊष्ट आसन में अभी आपको ये बतलाया कि कितने इसके लाभ हैं। इसका एक और बड़ा लाभ है, जो युवा बच्चे हैं, जब, क्योंकि रीढ़ के ऊपर हमारा शरीर का बिल्कुल ताना बाना बुना हुआ है, रीढ़ स्वस्थ रहती है। इससे एक और भी बहुत बड़ा लाभ है बच्चों का, तो ये है कि उनका कद बढ़ने में ये सहायक रहता है। और कद जो है 20-21 वर्ष की आयु तक बढ़ता है। तो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो इसको अभ्यास करेंगे तो उनकी ये संभावना बढ़ जाएगी कद के बड़े होने की। इसमें रीढ़ क्योंकि विशेष रूप से प्रभाव आ रहे, तीनों पोर्शन आ रहे हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वह रीढ़ के थ्रू है सारे शरीर में, रीढ़ के स्वस्थ होने से हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारा आज का ऊष्ट आसन हो गया। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे हस्त पादोत्तानासन।
हस्तपादोत्तानासन में ये पीठ के बल किया जाने वाला आसन है। इसमें तीन चीजें हम एक साथ करते हैं। जब हम आसन पर लेट जाते हैं, एड़ी पंजे मिलाते हैं, पंजे ताने रखते हैं और दोनों भुजाएं शरीर के साथ होती हैं, हथेलियां पृथ्वी की ओर, आसन की ओर। तो जब इसका निर्देश दिया जाता है तो हमें तीन चीजों को एक साथ उठाना है। यानी कि दोनों टांगों को पंजों सहित बिना घुटना मोड़े, दोनों भुजाओं को बिना कोहनियों को मोड़े, हाथ की उंगली अंगूठा इसमें भी मिले रहेंगे, और धड़ के हिस्से को गर्दन की तरफ से। हमारा धड़ क्या है? धड़ किसको बोलते हैं? अगर हम अपने शरीर में से गर्दन को, दोनों भुजाओं को और दोनों टांगों को अलग कर दें, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो धड़ कहलाता है। तो इसमें तीन क्रियाएं जो एक साथ हमें करनी है। इसकी पूर्ण अवस्था में हमारे कंधे और जो टखने हैं, जो एंकल्स हैं, वो पृथ्वी से, आसन से एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अ, पैर ज्यादा ऊंचे उठ गए हैं तो कंधे नीचे रह गए, या कंधे ज्यादा उठ गए हैं तो पैर नीचे रह गए हैं। इसमें देखा गया है कि जब हम शरीर का बैलेंस बनाते हैं अपने नितंबों पर, हिप्स के ऊपर, तो बहुत से साधक जो हैं, हम बहुत ज्यादा अपने, बेशक उनकी टखने और जो शोल्डर्स हैं वो एक ही ऊंचाई पे रहते हैं, लेकिन वो पृथ्वी से काफी ऊंचा उठ जाते हैं। इस आसन की विशेषता क्या है कि इसमें हमारे पंजे, टखने, पिंडलियां, जगहें, हमारे हिप्स, हमारा पेट, कमर का हिस्सा, रीढ़, फेफड़े, फिर से इसमें फेफड़े, कंधे, कोहनियां, कलाइयां, ये सब मतलब कि प्रभाव में आते हैं। ये चक्रासन जो है उसका उपासन है। किसी भी आसन का अगर पूरा लाभ लेना है तो उसका, उस आसन को करने के बाद उसका उपासन अगर आप करेंगे तो ये बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि इसमें, जिसमें हम आगे की तरफ जो, जैसे चक्रासन है, तो चक्रासन में हमारा पीठ का ऐसे गोलाई बनती है। तो उसके बाद अगर हम हस्तपादोत्तानासन कर लेते हैं तो हमारा शरीर का मुड़ना उसी तरीके से हो जाए, वो काउंटर हो जाता है। इसमें हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों का संतुलन बनता है। इसकी एक और विशेषता है इस आसन की कि नाभि अपने स्थान पे रहती है। अगर नाभि ठीक है, अपने स्थान पर है, तो पाचन ठीक है। पाचन ठीक है तो हमारा शरीर ठीक है। ये जिनको हर्निया का दोष हो जाता है उसके लिए ये आसन रामबाण का काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण आसन है उनके लिए। तो इसका अब हम अभ्यास करेंगे। सुनीता जी, पहले आप प्रदर्शन दे देंगे? आप लेट जाएं, आप सभी इनको देखेंगे। अभी आप और सब करेंगे नहीं, बाद में करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए दोनों पैर पंजों सहित, दोनों भुजाएं और धड़ गर्दन की तरफ से एक साथ उठाते हुए अपने शरीर के भार को नितंबों पे नियंत्रित करें, अपने हिप्स पर। हाँ, कोई बात नहीं। आप वापिस आ जाएं। कोई और अच्छा कर सकते हैं? आप में से कोई और अच्छा कर सकते हैं? नहीं? अच्छा, रमेश चंद्र जी, आप प्लीज रमेश चंद्र जी को हाईलाइट कर दें। रमेश जी आप आ जाए। सुनीता जी आप उठ जाइए। अ, रमेश जी आपका कैमरा थोड़ा सा, चलिए एनी हाउ, रमेश जी को हाईलाइट कर दें प्लीज।
कर दिया सर। रमेश जी, धीरे धीरे, आपको विधि मालूम है, अपना शरीर को उठाएं, अपने शरीर के भार को हिप्स के ऊपर नियंत्रित करें। अब रमेश जी के कंधे ज्यादा ऊंचे उठ गए हैं और टखने नीचे हैं। कंधों को नीचे करें और टखने थोड़े से ऊंचे करें। अब जब यहां हम रुकेंगे तो आप देखेंगे कि नाभि मंडल के ऊपर इसका बहुत, ये एक ऐसा आसन है, इसमें पीठ भी प्रभाव में आती है और पेट भी प्रभाव में आता है। धीरे धीरे वापिस आ जाएं, विश्राम कर लें। इसमें अभी जो मैं बात कर रहा था कि कुछ जो साधक हैं वह उनकी हाइट, टांगों की, एड़ियों की, टखनों की और शोल्डर्स की ऊंची हो जाती है। हिप्स पर अपने भार को वो नियंत्रित भी कर लेते हैं। लेकिन अगर वो बहुत अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो अपने टखनों को और कंधों को आसन से कम ऊंचा उठाएं और उस लेवल पर अपने शरीर को नियंत्रित, अपने शरीर के भार को नियंत्रित करें हिप्स के ऊपर। तो उसमें अगर आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज इसका अ, नाभि मंडल प्रभावित होने से इसकी एक और भी है कि कॉन्स्टिपेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो इस आसन का अभ्यास करेगा तो उसके कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। तो इसका अभ्यास करते हैं। आप सभी पीठ के बल लेट जाएं और कोशिश करिए कि जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन विधि को ना छोड़ें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए दोनों टांगे पंजों सहित दोनों भुजाएं और धड़ का हिस्सा एक साथ उठाते हुए अपने शरीर के भार को नितंबों पर नियंत्रित करें। अंतिम स्थिति में टखने यानी एंकल और शोल्डर्स जो हैं पृथ्वी से समान ऊंचाई पर हों। ये वंशिका जी, आप अपने आप को थोड़ा सा नीचे की ओर करें, अपने कंधों, हाँ थोड़ा और नीचे, शोल्डर्स थोड़े नीचे करो। अब देखिए आपके पेट पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा। रुकें, पंजे तान के रखें। वंशिका जी, अपने शोल्डर्स थोड़े और नीचे करो। हाँ, यहाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, रजनी राज जी, आपने बहुत ऊंचे कर लिए हुए हैं। आपके टखने शोल्डर से कम भी 5-7 इंच ऊंचे हैं। तो ये कहा था कि दोनों लेवल होने चाहिए तभी बहुत प्रभाव आता है। धीरे धीरे वापस आ जाए और दाईं करवट से उठकर बैठें और मुख को कैमरे की तरफ कर लें। वंशिका जी, आप अगर अपना ऑडियो सिस्टम ओपन करें और आप ये बतलाएं कि आपको जब ये कंधे नीचे करने के लिए कहा था या आपकी स्थिति को ठीक करने, तो आपको क्या लगा कि आपके कुछ डिफरेंट हुआ है? जब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, शेयर करें, बोलें। जी हाँ, कुछ अलग लगा था एकदम से। पेट पर संकोचन पड़ा था थोड़ा। पेट के किस हिस्से पे ज्यादा आपने प्रभाव महसूस किया? थोड़ी नीचे की साइड। यस, एग्जैक्टली। नाभि के नीचे का हिस्सा विशेष रूप से इसमें प्रभाव में आता है और इसके प्रभाव में आने से फिर से महिलाओं के प्रजनन अंग प्रभाव में आता है। तो आसन आज बस यही, इतने ही बहुत हैं। अ, आसन, आसन किसको कहते हैं? चलिए, ये अभी जब हम अ, पद्मासन का टॉपिक लेंगे तब ये सारी बातें करेंगे। अ, हमारा समय कितना हो गया है? 10:26। हमारे पास लगभग 1 घंटा 4 मिनट का समय है अभी।
एक हम प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम क्योंकि इसमें डिफरेंट वातावरण से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अनुलोम विलोम करेंगे, जो कि किसी भी मौसम में, ऑस्ट्रेलिया में जैसे यहाँ इस समय ठंड है, इंडिया में गर्मी है, तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हर कोई कर सकता है। एक वह पेशेंट जो कि बिस्तरे से उठ नहीं सकता, वह इसको लेटे लेटे भी कर ले। आप सभी जानते हैं अनुलोम विलोम को, यानी कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है इसमें। शुरुआत हम इसमें अपने बाईं तरफ से, बाईं नॉस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे भरते हैं, दाएं और राइट साइड से निकालते हैं, फिर दाएं से ही भर के राइट से ही इनहेल करके और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। इसमें है कि हमें श्वास अधिक से अधिक लेना है और छोड़ना है। इसमें एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं और श्वास भर सकता हूँ या मैं और श्वास छोड़ सकता हूँ। जब ये ऐसा आए तो समझो कि वो आपकी मैक्सिमम स्थिति है आपके फेफड़ों की। उसके बाद आप श्वास तो और भर लोगे, श्वास तो और बाहर निकाल भी दोगे, लेकिन जो आगे वाला श्वास, जो नेक्स्ट श्वास है, या उसके एक या दो श्वासों के बाद आप उतनी डीप ब्रीथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमारे लंग्स के जो एयर सैक्स हैं वो इतने लचीले नहीं हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत अधिक श्वास अगर निकालोगे तब भी श्वास उखड़ सकता है दो एक रिपीटिशन के बाद, या अधिक श्वास भरोगे तो स्वाभाविक रूप से जितना श्वास आप भर सकते हो उतना भरो, और स्वाभाविक रूप से जितना निकाल सकते हो निकाल। प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम हो, तो एक ये थंब रूल है कि हर प्राणायाम के अंदर तीनों बंध भी हैं और तीनों कुंभक भी हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि मेरे इंडिविजुअल का अभ्यास कैसा है। जब भी हम बंद लगाकर क्रिया शुरुआत में जब हम करते हैं, तो हमारी वो क्रिया का जो सॉरी क्रिया का जो समय है वह थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमारी ताकत जो है वो बंद लगाने में भी लग रही है, कुंभक लगाने में भी लग रही है। तो शुरू में आप बंद और कुंभक न लगाएं, और जब बंध और कुंभक ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बंद के साथ कुंभक और कुंभक के साथ बंद होना जरूरी है। लेकिन हमें अपने शरीर की क्षमताओं को पहचानना है और उस प्रकार से करना है। जब हमने बंद लगाने हैं तो सबसे पहले मूल बंद का अभ्यास हम करेंगे। मूल बंद मतलब कि हमारे जनेंद्रिय और गुदा की मांसपेशियों का संकोचन किए रखना, और नहीं क्षमता होती तो वह ढीले पड़ जाती हैं मांसपेशियां, तो दोबारा से कर लो उसमें। रूपा जी मुझे भी ठंड लग रही है, मैं भी अपनी जैकेट पहन लूं, एक मिनट। तो आ, इसमें इस प्रकार से आपको करना है, और श्वास काउंटिंग करते रहना। इसमें देखो श्वास भी कई प्रकार के होते हैं। श्वास गहरा होता है, लंबा होता है, अनुपातित होता है, सूक्ष्म श्वास होता है। मतलब इसके अंदर चार प्रकार के श्वासों का समन्वय है इस प्राणायाम में। इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म वो श्वास है जिसमें कि श्वास लेने छोड़ने की आवाज ना आए। श्वास को हमें गहरा भी करना है, श्वास को लंबा भी करना है, श्वास को अनुपातित भी करना है। हमें अनुपातित मतलब कि
जितने सेकंड में श्वास को भरा उतने में निकाला, जितने में फिर से भरा और फिर से निकाला। तो ये अनुपात हो गया, एक एक का अनुपात हो गया। अगर जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं तो जब ये क्षमता होती है हमारी कि जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें एक एक का अनुपात होता है, और धीरे धीरे जब हमारे ओम चैंटिंग का अभ्यास अच्छा होता चला जाता है तो ओ का समय हम कम करते चले जाना चाहिए और म का समय हमें बढ़ाते चला जाना चाहिए। ये लेटर बातें हैं। तो आज हम थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जो जिससे कि हमारे लंग्स बहुत अच्छे से इसमें प्रभाव में आते हैं। तो जो पद्मासन में नहीं है वे पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी नासापुटों पर, अपने नॉस्ट्रल्स पे ले जाएं और आते जाते श्वास को देखें। ऐसा करने से जब आंखें बंद हैं तो एकाग्रता बढ़ जाएगी। श्वास सामान्य हुए, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। ये सामने अगर आप किसी को आवश्यकता है तो देख सकते हैं कि अंगूठे के साथ की दो उंगलियों को मोड़कर उनका टिप जो है अंगूठे की गद्दी पे रख दिया, और जो शीर्ष दो उंगलियां हैं रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर वह आपस में मिल ही रहे। इस प्रकार से ये देखिए, अंगूठा नासिका के दाईं ओर और अनामिका यानी रिंग फिंगर बाईं ओर। अंगूठे से हल्का सा दाईं ओर दबाव बनाएं और अनामिका को हटाएं बाईं ओर से। धीरे धीरे एक गहरा श्वास भरें। अंगूठा हटाओ, अनामिका से बंद कर दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें और फिर बाएं से भरें दाएं से निकालें। इसका अभ्यास आप करते रहें। जब दाएं से श्वास लेते हैं तो हमारा चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी प्रभाव में आती है। चंद्र स्वर हमें शरीर को शीतलता प्रदान करता है। जब दाएं से श्वास लेते हैं तो हमारा सूर्य स्वर, जो कि शरीर में ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, प्राण शक्ति देता है, पिंगला नाड़ी प्रभाव में आती है। जब दोनों बारी बारी हम कुछ समय के लिए करते हैं तो हमारा मध्य स्वर प्रभाव में आता है, सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है। सुषुम्ना नाड़ी ठीक ढंग से अपना कार्य करने लग जाती है। अपना पूरा ध्यान अपने आते जाते श्वास पर केंद्रित करें। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो उस जगह पर नाक के, नासिका के नॉस्ट्रल पर आप गर्मी महसूस कर रहे होंगे, और जब भर रहे हैं तो वहां शीतलता। अभ्यास करते रहें।
इस प्राणायाम में वह सभी लाभ मिलते हैं जो गहरे लंबे श्वास में मिलते हैं। आप संभव हो तो जब श्वास बाहर निकाल दिया या भर लिया जा, उन दो स्थिति पे मूल बंद लगा लें और उसे लगा रहने दें। वो ऑटोमेटिकली आप में से कुछ का ढीला पड़ जाएगा। अगर पूरा टाइम आप मूल बंद लगा के रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी क्रिया, कोई भी प्राणायाम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अनलेस अदरवाइज कोई विशेष बात हो गई है, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए अपनी आवृत्ति को पूरा कर अपने दाएं हाथ को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रख शांत भाव से बैठे रहें और एक स्थिति बनी रही है जिसमें श्वास लेना छोड़ना नहीं पड़ता। उसको अनुभव कीजिए, अपना ध्यान पूरा श्वास पे रखें। यह वह स्थिति है जिसमें आंखें खोलने को मन नहीं करता। और हमें क्या चाहिए? अपनी उंगलियों के पोर पलकों पे सहलाते हुए कोमलता से आंखें खोलें और इजी हो जाए। आज हम पद्मासन के बारे में बात करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि शायद पिछले साल इसी क्लास में मैंने पद्मासन के बारे में बात करी थी। ये केशव जी ठीक बात है? हाँ जी सर। सर वो मेरे ख्याल अभी दिसंबर जनवरी में ही की थी। हाँ, मतलब क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल में हिंदुस्तान में था। हाँ जी दिसंबर जनवरी में की थी, तब उससे तब आए पहले थे आप। जी जी। ठीक हो गया। तो उस समय भी आप में से हो सकता है कि कुछ उस समय भी वह क्लास भी आपने अटेंड करी हो, और आप में से जिनके पद्मासन नहीं लगते थे हो सकता है उनके लगने शुरू हो गए हों। आज फिर से हम एक बारी इसमें पद्मासन पे जिक्र करेंगे। जिस प्रकार अभी आपने दो आसन किए, एक का नाम हस्त पादोत्तान, उसके पीछे आ गया आसन। दूसरा जो किया था वो उष्ट आसन, उष्ट के पीछे भी आ गया आसन। जहां हस्त पादोत्तान आसन के कुछ डिफरेंट लाभ हैं, वहीं उष्ट आसन के कुछ अलग से लाभ हैं, कुछ कॉमन हैं। दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं। इसी प्रकार पद्म के पीछे क्या लगता है? मन में विचार करें। पद्म के पीछे भी आसन लगता है। जब एक उदाहरण के लिए सर्वांग आसन, हल आसन, उष्ट आसन, अब सूर्य नमस्कार, उसको आसन नहीं कहा जाता। उसके अंदर कई आसनों को मिलाकर वो बनाया गया है। उसमें 7 आसन हैं।
7 और 12 स्थितियां हैं। तो बाकी जो है कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, चलो ये भी सब इसमें आएगा, अभी बाद में हम कर लेंगे। महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उन्होंने 4 खंडों में बांटा हुआ है। 196 सूत्र हैं टोटल। तो सबसे पहला साधन पाद है। साधन पाद का 46वां, हाँ मैं बीच में जहां बोलूं कि 196 सूत्रों में से मात्र महर्षि पतंजलि ने, जो ईसा पूर्व लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व उन्होंने इस ग्रंथ का तैयार किया था, तो उसमें केवल 2 जो वो है, वो 46 और 47 साधन पाद के 2 जो उसके पार्ट हैं। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि उन्होंने योग को 196 हिस्सों में बांट के हमें समझाने की कोशिश करी, और हम उसको बोलते हैं योग। लेकिन आमतौर पर हमने योग को आसनों तक ही सीमित रख लिया है, और उन्होंने योग केवल 2 खंडों में किया, एक 46वां और एक 47वां। तो 46वें में उन्होंने कहा कि वो क्या है कि सुख स्थिर सुखम आसनम, मतलब कि आसन की परिभाषा। आसन क्या है कि सुखपूर्वक स्थिति में हमें अपने आप को स्थिर कर लेना और उसमें रुक जाना, ये आसन है। और ऐसा कहा जाता है कि पद्मासन में सबसे अधिक स्थिरता जो है वह पद्मासन में है। पद्मासन में हम सबसे अधिक देर तक रुक सकते हैं। पद्मासन को सिद्ध करना आसान है। सिद्ध करने की अगर बात कही जाए तो ये ग्रंथों में कहा गया है कि एक आसन को सिद्ध करने का समय जो है वो 3 घंटे 48 मिनट है। यानी कि अगर एक आसन की पूर्ण स्थिति में जाकर हम बिना हिलजुल किए 3 घंटे 48 मिनट 228 मिनट अगर हम रह जाते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। हमें उसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर आप म्यूट हो गए। हाँ, मैंने वो करी थी, हाँ मैंने आवाज म्यूट करी थी। जी। तो पद्मासन इतना महत्व रखता है, जैसे और आसनों में बहुत से लाभ मिलते हैं, इस आसन में भी बहुत से लाभ हैं, अनगिनत। अगर हम इसको देखें कि ये पद्मासन कब से है, आप में से कुछ ने देखा होगा कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जो कि ईसा पूर्व शायद 3000 वर्ष ईसा पूर्व, उनकी कुछ तस्वीरें देखी होंगी या मूर्तियां देखी होंगी, वो पद्मासन में है, वो पद्मासन में बैठे हुए हैं। पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो प्राण शक्ति का जो खर्चा है वो बहुत कम होने लग जाता है, न के बराबर हो जाता है। और हम में से कुछ ने ये भी सुना हुआ होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं वह हजारों वर्ष जिंदा रहते थे। तो कैसे कि जब उसमें हमारे प्राणों की शक्ति कम हो जाती है, न के बराबर हो जाती है, लेकिन हमारे जो अंदर के जो अंग हैं, जो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियां हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक तो ऐच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा के हिसाब से हम अपनी मांसपेशियों को इस्तेमाल में करते हैं। कुछ अनैच्छिक हैं जिनको कि जिनके ऊपर हमारा कोई अख्तियार नहीं है।
हृदय हो गया, आंतें हो गई, आंतों का फैलना सिकुड़ना हो गया, ग्लैंड्स हो गए। ये मांसपेशियां जो हैं ये अपने आप काम अपना करती रहती हैं, हम चाह के भी इनको रोक नहीं सकते और चाह कर भी इनको बंद नहीं कर सकते। तो ये अपनी वर्किंग करते रहते हैं। पद्मासन के अंदर हम और बहुत सी क्रियाएं कर सकते हैं। कुछ आसन कर सकते हैं बैठ के। जैसे अगर हम कहें कि इसके अंदर हम क्रियाओं में कहें तो हम नेत्र क्रियाएं कर सकते हैं, नेत्र सुरक्षा, नेत्रों की क्रियाएं। इसमें बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। समाधि में हम इसमें धारणा कर सकते हैं। प्रत्याहार के लिए हमें पद्मासन की आवश्यकता है। प्राणायाम के लिए पद्मासन सबसे उत्तम आसन है। योग मुद्रा, योग मुद्रा हम पद्मासन लगा के करते हैं। जब योग मुद्रा हम करते हैं, क्यों पद्मासन करते हैं? उससे हमारी एड़ियों का दबाव हमारी बड़ी आंत पे पड़ता है। और ये कहा जाता है कि जिनको बहुत पुरानी कब्ज है या जिनकी आंतों में गांठें पड़ने के कारण कब्ज हो गई हुई है, तो वो योग मुद्रा करें। क्या होता है कि जब पद्मासन सही तरीके से लगा हुआ होगा तो दाई और बाई एड़ी, हमारे दाएं और बाएं हिस्से पर जब दबाव हम आगे को झुकते हैं तो वो गांठें खुलती हैं और कब्ज दूर होती है। तो ये पद्मासन जो है बहुत चीजों में काम आता है। और जैसा बतलाया कि इसमें स्थिरता कैसे बढ़ती है, मैक्सिमम स्थिरता इसमें, कि इसमें हमारा बॉडी का हमारे आसन से संपर्क ज्यादा हो जाता है। अगर हम आलती पालती मार के बैठे हुए हैं तो आप देखिए कि आपके घुटने ऊपर उठे हुए हैं और हल्का सा हिलजुल से जो शरीर हिलने डुलने लग जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इसमें जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी स्थिरता बढ़ जाती है। पद्म क्या है? पद्म कमल को कहा जाता है, कमल के फूल को। अब कमल का जो स्टेम है, जो उसका तना है, वह सीधा है और उसके नीचे जो पत्ते होते हैं, जो पत्ते हैं वह हमारी ये दोनों टांगे का रूप ले लेती है। और जो हमारा धड़ है वह जो कमल की डंडी होती है, और जिस प्रकार कमल खिला हुआ होता है क्योंकि भगवान को हम श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं, उसी प्रकार पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो हमारा चेहरा खिला हुआ होता है। पद्मासन इसे बोलते हैं। इसमें अभी सिद्ध सिद्ध करने की बात करी थी, जो सिद्ध कर लेते हैं, इसमें मुझे ध्यान आ रहा है भगवान बुद्ध 49 डेज, ऐसा लिखा हुआ है कि 49 डेज वो बैठे रहे थे पद्मासन में और सूख के लगभग कांटा हो गए थे, ऐसा कहा जाता है, और बिल्कुल स्वस्थ थे। पद्मासन में बैठकर बहुत से आप देखें कि जो ब्रह्मलीन होते हैं, जो पहले ब्रह्मलीन हो जाते थे, वो पद्मासन में बैठ के ब्रह्मलीन होते थे। इसके लाभों की चर्चा करते हैं, क्योंकि आज हमें जब तक लाभ नहीं किसी चीज के बतलाए जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता। मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि हम बहुत कैलकुलेटिव हो गए हुए हैं। पद्मासन में क्या होता है कि जब हम इसको लगाते हैं तो हमारे कूल्हे की जो हड्डियां हैं और कूल्हे और जंघा की हड्डियां हैं वे फैल जाती हैं। इसके फैलने से हमारा मलाशय यानी कि रेक्टम और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, इनको सपोर्ट मिलता है। इसमें कूल्हे की एक हड्डी जो है वह और फैलने से वो
कटोरा नुमा हड्डी एक और होती है, उसके होने से हमारे वह स्थिति हमारे आमाशय यानी कि स्टमक स्टमक को वो सपोर्ट करती है। तो आप देखिए कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारा आमाशय मुझे थोड़ा समय लगता है, आमाशय यानी कि हमारा स्टमक, और मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, ये स्पोर्ट में इसके विकार दूर होते हैं। इसमें मतलब आमाशय पेट को बोलते हैं। तो इसमें जब हमारी हड्डियां लचीली बनती हैं, जो जंघा की हड्डी है फीमर, वो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। इसमें बैठने से वह लचीली बनती है। इसमें बैठने पद्मासन में बैठने से हमारे घुटनों की हड्डियां और जंघा की हड्डियां, हमारे टखने, पैर की उंगलियां, ये सब लचीली बनती हैं। अगर पद्मासन को देखा जाए तो पद्मासन में एक और स्थिति, जो पहले टाइम में जो कहते थे पद्मासन, उसमें हमने दो हिस्से बना दिए, एक वृद्ध पद्मासन, एक पद्मासन। तो वृद्ध पद्मासन में क्या होता है कि हम दोनों हाथ पीछे ऐसे कमर पे ले जाकर पद्मासन नीचे लगा लिया, तो दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लेते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं तो दाएं पैर बाईं जगह पर आता है और बाएं पैर जो है वो दाईं जगह पर आता है। पर लेकिन जब हम पीछे से ऐसे क्रॉस करते हैं तो हम अपने हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमारा ये जो चेस्ट केज है ये फैलती है, हमारे फेफड़े स्वस्थ बनते हैं, हमारी हाथ की हड्डियां लचीली बनती हैं, मांसपेशियां लचीली बनती हैं, हमारे कंधे लचीले बनते हैं, क्योंकि ये भी एक पद्मासन का ही हिस्सा है। हमारा पद्मासन में बैठने से हमारी जो स्पाइन है वह सीधी हो जाती है, श्वेता ही। इसमें 33 वर्टिब्रास हैं, 33 जोड़े नसों के निकलते हैं, 32 जोड़े नसों के निकलते हैं, इधर उधर, एक इधर से एक इधर से, भिन्न भिन्न शरीर के हिस्सों में जाते हैं, और वह हमारे शरीर के सभी हिस्सों को स्वस्थ बनाते हैं। इसमें जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी एड़ियां पेट में, अभी जैसे मैंने उसमें बतलाया था योग मुद्रा में, तो एड़ियां जब हमारे दाएं बाएं दबाव बनाए रखती हैं तो हमारी बड़ी आंत प्रभाव में आती है, उसमें दबाव पड़ता है, और बड़ी आंत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जब हम जो भोजन करते हैं वो 40-50 मिनट हमारे पेट में रहता है, और वहाँ वो हमारे पेट के एसिड्स उसमें कुछ मिलते रहते हैं, और वो पेट उसको बारीक बनाता है, फिर पीस मील में वो हमारे छोटी आंत में भेजता है, छोटी आंत में से। तो जो हमारा फर्दर वेस्ट जो चला जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत जो है वो परफोरेटेड होती है, उसमें छेद होते हैं, उसमें से बचे हुए उसमें से भी वो रस निकालती है, जिस रस से हमारा शरीर चलता है। बड़ी महत्वपूर्ण आंत है बड़ी। बड़ी आंत अगर ठीक है तो जीवन में कभी कब्ज नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी तो एसिडिटी और वह फलाना, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं हमारे को दोष तंग करेंगे। हमारे पास इस समय 15 और 4 19 मिनट रह गए हैं। कोशिश करूंगा इसी में खत्म हो जाए सारा कुछ। इसमें बैठने पर आ, हमारे जैसे बताया एसिडिटी नहीं रहती, क्योंकि बढ़िया हमारी स्वस्थ हो जाएगी। पेट में अगर किसी प्रकार का फोड़ा नहीं रहता, इसमें बैठने से हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियां प्रभाव में आती, क्योंकि रीढ़ सीधी हो गई है, सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रभाव में आने से हमारा जो लघु मस्तिष्क है, सबकॉन्शियस माइंड है, वह बहुत अच्छा, हमारे तीनों दिमागों में से सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माइंड है।
सबसे महत्वपूर्ण हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वह प्रभाव में आता है। इसमें बैठने से हमारे हृदय के रोग ठीक होते हैं। ब्लड प्रेशर, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, सामान्य रहता है। इसमें जैसे अभी बताया था, दूसरे आसन उनमें जैसे एक डोलन आसन है। डोलन आसन आप लोगों को मालूम होगा, जिनको बवासीर की भी दिक्कत होती है, तो उसमें क्या होता है कि पद्मासन में बैठ जाते हैं और दोनों हथेलियां दाएं बाएं पृथ्वी पे रख लेते हैं और अपने शरीर को पद्मासन लगाए लगाए हम हथेलियों पे भार देते हुए ऊपर को उठाते हैं और फिर नीचे को हम हिप्स को नीचे को रखते हैं। उससे हमारा गुदा संबंधी दोष दूर होते हैं। तो ये उसमें हम ऐसे स्विंग भी कर सकते हैं, डोलन डोलते हैं हम, तो ये हम पद्मासन में ही कर सकते हैं। और जैसे पद्मासन में तीनों बंद लगाने में बहुत सुविधा रहती है। तीनों बंद कौन से हैं? मूल बंद है, उड़ियान बंद है, जलंधर बंद है। जलंधर बंद हम गले की मांसपेशियों को, अमूमन देखा गया है कि हम जब जलंधर बंद लगाते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये उनके लिए है जो जिन्होंने शुरुआत करी है। अगर आपका अभ्यास अच्छा हो गया है तो आप गर्दन को बिना मोड़े, बिना झुकाए, ठोड़ी को बिना कंठकूप में लगाए आप जलंधर बंद लगा लो ना। हो सकता है आप देख सकें, ये जो हिस्सा है, जब जलंधर बंद लगाएंगे तो ये अंदर को हो जाएगा। शायद इसको टेंटिया बोलते हैं। देखिए, आप पेट की मांसपेशियों का संकोचन करेंगे, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप जलंधर बंद लगाएंगे। तो प्राणायाम करते हुए जब आपने बंद लगाना है तो आप बस ऐसे कर लीजिए, गर्दन सीधी रहेगी। उड़ियान बंद, नाभि का संकोचन करना पीठ की तरफ। और मूल बंद बतलाया ही था कि जनेन्द्रिय और गुदा की मांसपेशियों का तो ये करने में हमें इसमें अभी जैसे आपको बताया था कि नेत्रों के ठीक करने के लिए हम प्राण इसमें पद्मासन में बैठ के हम नेत्र क्रियाएं करते हैं। इसमें बैठने से जब हम सम हो जाते हैं तो हमारा क्रोध और अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मन शांत हो जाता है। इसका आध्यात्मिक पक्ष बहुत, मतलब पद्मासन में बैठने से हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। अगर और बात करें, रोगों की बात करें, तो इसमें जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं, अर्थराइटिस वगैरह। अस्थमा ठीक होता है। आपको बताया ना कि जब हम पीछे करते हैं या सीधे बैठते हैं, जब पीठ को सीधा करते हैं तो हमारे लंग्स का फैलाव ज्यादा हो जाता है। जिनको ये दो तीन जगह से, ये मेरा पर्सनल है कि जिनको शाइटिका पेन है वह पद्मासन में बैठे। शाइटिका पेन कई बारी, मेरे एक दोस्त को शाइटिका पेन थी, ये बात है 1981 की बात है। हमने वो पता नहीं, मुझे अब दिन याद नहीं है, कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। वो हिल नहीं सकता था, इतनी पेन होती है। शाइटिका नर्व क्या होती है, हमारे हिप के सेंटर में से चलती हुई पूरी टांग में लगभग इतने अंदर एड़ी तक जाती है। तो पद्मा, मैं शॉर्ट करता हूँ क्योंकि समय हमारा हो रहा है। जिसको शाइटिका की तकलीफ है वह पद्मासन में बैठे, और ऐसा अनुभव हमें, मुझे दो तीन जैनों से पता लगा है कि उनको शाइटिका का रोग था और पद्मासन से बैठने से और किसी चीज से उनका रोग नहीं गया। तो शाइटिका पेन का दर्द ठीक होता है, पत्थरी तक नहीं होगी। ये बतलाया कि भुजाओं और टांगों का टेढ़ापन इससे दूर होता है जब इसमें बहुत देर बैठे रहोगे। अगर मैं अपना आपको व्यक्तिगत मैं आपको बतलाऊं तो एक सवा घंटा मैं पद्मासन में बैठ लेता था, क्योंकि कुछ कारण से पीछे मेरी मेडिकल कुछ दिक्कत आ गई थी, तो मैं आधा पौना घंटा फिर भी बैठ लेता हूँ पद्मासन में। आप सबको बैठना चाहिए।
इसमें पुरुषों के लिए एक बहुत अच्छा है कि हमारे जो टेस्टिकल्स हैं उनकी अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं होती पद्मासन में बैठने से। महिलाओं का मासिक धर्म की अनियमितताएं ठीक होती हैं पद्मासन में बैठने से। पैरालिसिस जैसे दोष नहीं आएंगे शरीर में, और कुछ केस में पैरालिसिस भी ठीक होता है पद्मासन में बैठने से, क्योंकि पैरालिसिस की कौन सी स्टेज है इट डिपेंड्स। जैसे बताया कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती इसमें, मानसिक रोग इसमें, मानसिक रोग नहीं, मानसिक रोगों में बहुत फायदा मिलता है इसमें, गठिया के रोग ठीक होते हैं इसमें बैठने से। तो अनगिनत फायदे हैं पद्मासन के। अब बात ये आती है कि पद्मासन जिनका नहीं लगता वह क्या करें। आप में से कुछ के मन में ये प्रश्न आया होगा बात मेरी करते करते। मुझे लगता है कि ये चंपा सिंह जी मुस्कुरा रही हैं, शायद उनके मन में ये प्रश्न आया होगा कि तो हम कैसे लगाएं पद्मासन। तो सर मैंने पिछली बार भी पूछा था आपसे कि लगता ही नहीं है तो क्या करें। तो मैंने आपको कहा होगा कि उसके लिए आप, खैर चंपा जी बड़ी उम्र में हैं, नहीं लगता कोई बात नहीं, शायद यही बात मैंने पहले भी कही होगी। ये क्योंकि हमने अपना बहुत सारा जीवन बिता दिया है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो अंत है वह सुखपूर्वक हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। तो अब हम थोड़ा सा 5 मिनट टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। आप सभी दोनों टांगों को सामने सीधा करके बैठे। दोनों हथेलियां घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन को सीधा कर लें। और जिनको कठिनाई है हथेलियां घुटनों पर रखने के लिए, तो वो अपना हथेली उंगलियों का रुख पीछे की ओर करते हुए हिप्स के पास अपनी हथेलियां नीचे आसन पर लगा लें। हाँ, या उंगलियों का रुख पीछे की ओर कर लें। इससे ऐसा करने से आपकी रीढ़ भी सीधी हो जाएगी। अब जिन्होंने घुटनों पर हाथ रखे हैं अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। और अमूमन ये देखा गया है कि घुटनों पर हथेली तो रखते हैं, फिर भी पीठ का झुकाव ऐसे पीछे की तरफ होता है। तो अपनी स्थिति को देखें तो लगभग अपनी पीठ को 90 डिग्री पे कर लें, पृथ्वी के अपने आसन के लंबवत कर लीजिए, परपेंडिकुलर। और आंखों को बंद कर लें। कोशिश ये करें कि आपके घुटने, एंकल्स और पैर के अंगूठे, ये तीनों चीजें मिली रहे। नहीं मिलती कोई बात नहीं। पंजों को शक्ति से आगे की ओर ताने, मैक्सिमम आगे ले जाकर पंजों को, और रुक जाएं। यहां जिन्होंने हथेलियां घुटनों पर रखी हैं या नहीं भी रखी, अपने स्वयं की ताकत से घुटनों को नीचे की ओर दबाओ, जिससे कि घुटने का नीचे का हिस्सा, घुटने के नीचे, घुटनों में 4 लिगामेंट्स हैं, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। और जो आप अगर हाथ नीचे घुटने के लगा के देखेंगे तो एक फूली हुई जगह है, वहां नस नाड़ियों का गुच्छा है, वह पृथ्वी पर लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए। इतना ताने, यहां रुकना है कम से कम 5 सेकंड, जैसे कि 2, 3, 4, 5, संभव हो तो 10 सेकंड तक रुक, नहीं तो जितना भी आसानी से रुक सकते हो, ये समय बढ़ता जाएगा। अब दोनों पैरों को, पैर के अंगूठे मिले रहें, धीरे धीरे अपनी ओर लाएं और मैक्सिमम अपनी ओर लाएं। पैर के अंगूठे मिले रहें, वहीं तक लाओ। अब फिर से घुटनों को दबाएं, जिससे कि घुटने का नीचे का हिस्सा आसन को छू जाए। कमर गर्दन सीधी रखो, रुकें। कोशिश करो कि 10 सेकंड रुक लो, नहीं तो 8 सेकंड रुक लो। और फिर आगे की तरफ तानिए, तानिए पंजे को आगे की तरफ। इतना तानो कि आपके दिमाग में हो कि मुझे पैर की उंगलियां आसन को, नीचे फर्श को टच करनी है। नहीं लगती कोई बात नहीं, पर घुटनों को दबा के रखो। इसको 2-3 बार और कर लो।
वापिस आ जाएं। अब हमारा समय समाप्त होने को है। अब पैर के पंजों को गोलाकार स्थिति में घुमाएं। किसी भी तरफ से दाएं से या बाएं से घुमाना शुरू कर दीजिए, फिर रिवर्स भी करना होगा। लेकिन जब आप दाएं या बाएं लेकर जाएं तो दाएं या बाएं पैर की छोटी उंगली आसन को टच कर जाए, इतना। और उसे टच किए किए ही घुमाएं। मतलब कहने का कि मैक्सिमम बड़ा सर्कल बनाएं अपने टखने के जोर से। तो कुछ जो कहते हैं कि वज्रासन में बैठने पर हमारे टखनों में दर्द होता है, या पद्मासन लगने में अधिक देर तक नहीं बैठ पाते, तो इन क्रियाओं से हमारा टखने का जोड़ लचीला बन रहा है। 2-3 बार ऐसे करके अब रिवर्स भी कर लीजिए, उल्टी दिशा से कर लीजिए। वापिस आ जाएं। दाई टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को बाईं जगह पर रखें। जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता जाएगा, अपनी एड़ी जो है वो घुटने की तरफ करते चले जाना। 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, कोई बात नहीं। बाएं पैर के पंजे को तान दें, बिल्कुल वर्टिकल करके। और बाएं पैर को बोल दो कि तूने हिलना नहीं है। बोल दो उसको, अपने बाएं पैर को, पूरी टांग को। और दोनों हाथ से दाएं घुटने को पकड़ो और इसको छाती से लगाओ। पीठ सीधी रखो, बिल्कुल पीठ सीधी, और मैक्सिमम दबा के रखो इसको, जिससे कि जंघा की मांसपेशियों पर पूरा खिंचाव आए। यहां भी वही आप 10 सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करो। और अब घुटने को नीचे पृथ्वी से लगाएं, लेकिन आगे नहीं झुकना। नहीं, अगर घुटना पृथ्वी पे लगता तो आप ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर बनाएं, जोर दें और रुकें। तो बाईं टांग नहीं हिलेगी। अब फिर से घुटने को छाती से लगाओ। ये 2-3 बार कर लो। जब आपने व्यक्तिगत रूप से करना होगा तो कोशिश करें कि 10 बार तो कर लें, लेकिन विधि अनुसार कम कर लो, विधि अनुसार करो। वापिस आ जाएं। इसी प्रकार दूसरी टांग से कर लीजिए। आगे नहीं झुकेंगे, नहीं लगता घुटना मत लगिए। ये जिनके अक्षित, जिनके यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, शायद आप सुधा जी हैं। आगे नहीं झुकना। हाँ, आगे नहीं झुको। नहीं घुटना लगता, कोई बात नहीं। दबाओ अपने शरीर के साथ, हाँ, छाती के साथ लगाओ। बहुत बढ़िया। कमर सीधी रखो। वेरी वेरी गुड। उषा अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। करते रहो ऊपर नीचे। और अब दाई टांग को बोल दो तूने हिलना नहीं है। बहुत बढ़िया। रूपा जी, आप हिल रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं। स्थिर रखो अपने को। कम कर लो, लेकिन स्थिर रहते हुए करें। अब इसी पैर को अपने दाई हथेली पर बाएं पैर के टखने को लाएं और बाई हथेली पर बाएं घुटने को रखकर अपने पैर को ऊपर उठाएं। पैर यानी घुटने से लेकर एड़ी तक। इसको पहले पृथ्वी के समानांतर करें और मैक्सिमम दाएं और बाएं झुलाएं। रूपा जी, पंजा नहीं पकड़ना, एड़ी एड़ी। हाँ, यहां से ऐसे, यस। बस पेस कर दो ऊपर। अरे, बहुत अच्छे। समय थोड़ा है तो आप दूसरी टांग से भी एक बार कर लें, लेकिन अपने व्यक्तिगत अभ्यास में इसको 10-10 बार करें।
दूसरी टांग से भी कर लें। वंशिका जी, थोड़ा सा अधिक से अधिक दूर लेके जाओ, आपकी टांग बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई हुई है। आपका घुटने से लेके एड़ी तक जो है पृथ्वी के पैरेलल होनी चाहिए। इट शुड बी पैरेलल टू द अर्थ। बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं। इसमें दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और पैर के तलवों को मिला लें, जिसे अब तितली आसन हम बोल देते हैं आजकल। और दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप कर अंगूठे ऊपर रखते हुए पैर के पंजों को दबा लें और एड़ियों को अपनी सीवनी नाड़ी से लगाएं। सीवनी नाड़ी मतलब जनेंद्रिय और गुदा के बीच में जो जगह है, कोशिश करें कि एड़ी वहां टच हो जाए और घुटनों को नीचे को दबा के रखें, दबाए रखें। अपनी जगह की जगह पर जोर पड़ने दें। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, टांगों घुटनों को ऊपर नीचे, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे, पूरा प्रेशर। वापिस आ जाएं। और एक बारी हम पद्मासन लगाने आप सभी लगाएंगे और जितना कहा जाएगा उतना ही आप कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाई टांग को आप बाई टांग भी पहले मोड़ सकते हो, जिसको अगर सुविधा है। दाई टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के बाईं और पैरों पे स्थित करें। अब बाई टांग को आधा मोड़ो, पूरा ना मोड़ो। और जिनसे नहीं लगता वह एक तरफ एक हाथ से एड़ी को उठाएं, एक हाथ से पंजे को उठाएं और टांग को उठाकर इस प्रकार अपने दूसरी जगह पे रखें। और एड़ियों जिनके घुटने नहीं लग रहे, वह जब अपनी दोनों एड़ियों को निकट करेंगे तो